नमस्कार। मैं मनोज जागलान एक बार फिर से लाइव हूँ और हमारी समुद्र विज्ञान वाली जो यूनिट है ओशियन ज्योग्राफी वो चल रही है। उसमें कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो सामान्य परिचय के लिए भी डाल के दिए थे। वो आपको वीओडी मिला था, रिकॉर्डेड मिला था। बाकी हम महासागरीय नीतलीय उच्चावच को लाइव चर्चा कर रहे थे। उसके बाद मैंने कहा कि महासागरों की सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको 3 वीडियो और डलवा दूंगा, तो वो आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो एक बार देख लेना। उसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ज्वार भाटा, और आज का हमारा नया टॉपिक है परवाल भित्ति। तो हम परवाल भित्ति को डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से लाइव जोड़े। और अभी आवाज वगैरह सब सही आ रही है तो एक बार आप चेक कर लें। हम शुरू करते हैं परवाल भित्ति को। ओके, ओके चलो। परवाल भित्ति क्या होती है बताओ भाई, परवाल क्या होता है? जल्दी से आप बताएंगे परवाल भित्ति होती क्या है। पहली बात, आप एक बहुत शॉर्ट में इस टॉपिक को पहले 1 मिनट में पढ़े तो आपको एक पता होना चाहिए। एक जीव होता है मूंगा। कौन सा जीव होता है? मूंगा। और ये विज्ञान की बात करें तो मोलास्को समूह का होता है, यानी बायोलॉजिकली हम बात करें तो ये मोलास्को समूह का होता है। और ये आपका रहता कहां है? समुंदर में। समुंदर में रहता है और चुन्ना खाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चुन्ना पत्थर को खाता है और चुन्ना पत्थर को खा के अपने शरीर के चारों ओर खोल बना लेता है। ऐसे अपने शरीर के चारों ओर खोल बना लेता है। एक तरफ से इसका मुंह बाहर रहता है और इस खोल के ऊपर आपका एक शैवाल अलगी अलगी उगती है। एक शैवाल उगता है, मतलब बहुत छोटा पौधा उगता है और उस पौधे का नाम होता है जुन्क जुन्क शांत मलई। जुन्क शांत मलई ये पौधा होता है। और ये पौधा जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण से, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है। अपना भोजन बनाता है ये अलगिया शैवाल। और इस जीव के 60% भोजन की पूर्ति करता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती है वो इस जीव के बाहर वाले कवर में होती है, बाहर वाले खोल में होती है। तो ये जो जीव होता है, थोड़ा सा इसको चित्र को बड़ा बना लेते हैं। इसके चारों ओर ये खोल होता है, इसके ऊपर ये आपका शैवाल होता है। इसका नाम होता है जुन्क शांत मलई। और ये इस जीव के ये जीव 40% भोजन तो करता है अपने मुंह से चुन्ना पत्थर खा के करता है। और 60% भोजन की आवश्यकता की पूर्ति, 60% भोजन की पूर्ति कौन करता है? ये अलगी या शैवाल करता है। ये शैवाल करता है। और जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि इसको एकदम फिक्स टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस, और जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यह जीव जो है वो इस खोल से बाहर आ जाता है। और जैसे ये जीव इससे खोल से बाहर आ गया तो ये सफेद हो जाता है। और अब इसकी 60% भोजन की पूर्ति जो है वो बंद हो जाती है। अब इसको भोजन, पौधे के द्वारा भोजन मिलना बंद हो जाता है और ये भूख के मारे मर जाता है। और इसके मर जाने को हम क्या कहते हैं? परवाल वीरंजन। परवाल वीरंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भी? परवाल वीरंजन। और इस प्रकार जब ये परवाल मर जाता है और उसका ढेर लग जाता है, ढेर, उस ढेर की जो संरचना बनती है उस संरचना का नाम है परवाल भित्ति। क्या नाम है? परवाल भित्ति। 1 मिनट कमेंट आपके 2 मिनट बाद देखूंगा मैं। हाँ, तब तक आप एक बार बात को समझ लें, फिर आप अपनी बात बता देना। हाँ, अब आप इधर देखो, ये आपका ये जो आपको दिख रही है तो मछली है। ये जो आपको दिख रही है
ये तो मछली है, कभी आप सोचो ये आपका परवाल है ना, ये मछली है, ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ये सब मछली है। लेकिन ये वो पौधा है और ये इसकी संरचना है। ये वो पौधे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जीव होता है, इसके अंदर जीव होता है। ये केवल आपको दिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर स्क्रीन पे लगाया, बाकी हमें इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आपको पता रहना चाहिए ये जो जीव होता है, इसके अंदर ये छोटी छोटी अलगी अलगी शैवाल, ये वो पौधा होता है जो उगा रहता है। और इस पौधे का नाम है जुन्कसांथमलई। क्या नाम है? जुन्कसांथमलई। जुन्कसांथमलई इस पौधे का नाम होता है। और ये पौधा अपने भोजन के अलावा जीव के 60% भोजन की आपूर्ति करता है। आपूर्ति करता है मतलब अपना भोजन बनाता है, वो तो बनाता है, साथ में जिस जीव के शरीर में इसकी जड़ें होती हैं उस जीव की भोजन की 60% आवश्यकता की पूर्ति करता है। कौन? ये पौधा। ये पौधा। और जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो मूंगा नामक जीव जो है ना, वो इस वनस्पति से बाहर आ जाता है, इस वनस्पति से बाहर आ जाता है। जैसे बाहर आएगा तुरंत मर जाएगा, क्योंकि अब उसकी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। और जैसे वो जमेगा तो उससे आपकी ये संरचना बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? परवाल भित्ति। क्या कहेंगे भी? परवाल भित्ति। ये हमारी दो बातें थी। अब आप बताओ। बाद में कर लेना सर, दिखाओ मेरे को, कमेंट दिखाओ। ओके चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है मूंगा क्या है, परवाल क्या है। तो परवाल एक समुद्री जीव है। अभी जो नए बच्चे जिन्होंने कोर्स परचेज किया है, वो अपनी क्लास जो है वो निर्धारित करें कि वो जब लाइव चल रही हो तो लाइव में अटेंड करें। लाइव में अटेंड करने से फायदा क्या होता है? आपके जो सवाल होते हैं दिमाग में, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप लाइव जुड़ना शुरू करोगे तो हम इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। मैं आपको पीपीटी के द्वारा जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उसकी कम से कम हम 5 से 10 क्वेश्चन हर टॉपिक के डिस्कस करेंगे। वो तभी उसकी उपयोगिता है जब आप लाइव जुड़ोगे, नहीं तो फिर उस क्वेश्चन की कोई उपयोगिता नहीं है, फिर आपको टेस्ट सीरीज के द्वारा ही वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहली बात है परवाल। परवाल क्या है? यह एक समुद्री क्या होता है भी? जीव होता है। जीव होता है जिसे कोरल पालिप भी कहते हैं। कोरल पालिप भी कहते हैं, ये बात याद रखना, इसको कोरल पालिप भी कहते हैं। ठीक है भी? 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं भाई, 20 से 21 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। हाँ, अभी आपके कमेंट मैं देख पा रहा हूं। आपको जो भी समस्या रहे तो आप मुझे बता देना। बिल्कुल, जिसे क्या कहते हैं? कोरल पालिप भी कहते हैं, जो मोलास्को समूह का जीव है। मोलास्को समूह का जीव है। मतलब आपको मैंने जो बात बताई वो आपको समझ में आई। एक जीव होता है जिसका नाम क्या होता है? मूंगा। इस मूंगा को और क्या नाम से जानते हैं? कोरल पालिप। कोरल पालिप के नाम से। और ये कौन से समूह का जीव है? मोलास्को समूह का। ये मोलास्को समूह का जीव है। ये आपकी सामान्य बात थी। ओके, यह अपने द्वारा
यह अपने द्वारा बनाई गई चुनने की खोल में रहता है। ये अपने द्वारा बनाई गई चुनने की खोल में रहता है। इस जीव के शरीर के बाहरी तंतुओं में अभी जो बात मैंने पहले बताई थी उसको लिख रहा हूं, क्योंकि आपको साथ साथ लिखनी भी होती है। एक प्रकार की शैवाल या अलगी पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं भी? जुन्क मलई कहते हैं। ये इसका नाम है, जुन्क मलई अलगी कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। अब आपको पता होना चाहिए यह शैवाल किससे भोजन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। हां, अपने आप का अपना भोजन बनाता है तथा जिस जीव के शरीर में रहता है उसकी भोजन की 60% आवश्यकता की पूर्ति करता है तथा 40% भोजन जीव अपने मुंह से करता है। यही बात तो मैं समझा ही रहा था कि जिसके शरीर में ये अलगी होगी, शैवाल होगी, उसके 60% भोजन की आवश्यकता की पूर्ति तो ये करेगा। ये जो है, जैसे ये जीव है, इसके चारों ओर ये आपका खोल है, इसमें ये पौधा है, तो ये इसकी 60% भोजन की आवश्यकता करेगा और 40% ये चुन्ना मुंह के द्वारा खा लेगा और 60% ये पौधा अपनी जड़ों के द्वारा इसको भोजन देगा। अब मैंने आपको बार बार बताया, जब कभी तापमान बढ़ता है तो मूंगा नामक जीव जो होता है वो इस खोल से बाहर आ जाता है। जैसे खोल से बाहर आएगा 60% भोजन बंद, और 60% भोजन बंद तो आप बताओ क्या होगा? बताना क्या है? जैसे 60% भोजन बंद होगा तो मूंगा नामक जीव भूखा हो जाएगा, मर जाएगा, और मरने को क्या कहेंगे? परवाल विरंजन। बहुत आसान टॉपिक है। जब कभी तापमान बढ़ जाता है, आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, परवाल विरंजन, वो यही बात होती है। जब कभी तापमान बढ़ जाता है तो यह जीव अपने खोल को त्याग देता है, अपने खोल को त्याग देता है, मतलब छोड़ देता है, या अलगी को अपने शरीर से अलग कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। अलगी को अपने शरीर से क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। और जब अलगी उसके शरीर से अलग हो जाएगी तो क्या होगा?
जिससे जीव की भोजन की आपूर्ति नहीं होती है और वह मर जाता है, इसे परवाल विरंजन कहते हैं। परवाल विरंजन कहते हैं, सही बात है भाई, इसे परवाल विरंजन कहते हैं। हाँ, अब इन परवालों द्वारा निर्मित आवास, मतलब अभी मैंने आपको दिखाया था जो ग्रुप है घर का, वो आवास, परवालों द्वारा निर्मित आवासों के समूह से एक चट्टान जैसी संरचना बनती है, चट्टान जैसी संरचना बनती है, जिसे परवाल भित्ति कहते हैं, जिसे परवाल भित्ति कहते हैं। ओके भी, एक बात आपको और पता होनी चाहिए, नोट डाल के वो बात लिख देता हूं, बहुत बार एग्जाम में आई है। परवाल भित्ति में विषुवत रेखीय सदाबहार वनों से भी ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। अतः परवाल भित्ति को क्या कहते हैं भी? समुद्री वर्षावन, समुद्री वर्षावन कहते हैं। ठीक है जी, अब आप एक बात समझें, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है आपको परवाल भित्ति में। ओके, और विश्व में कहां मिलेगी? तो आपको पता रहना चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा मिलेगी विषुवत सदाबहार वनों में। सर, विश्व और पृथ्वी में क्या अंतर होता है? विश्व का मतलब होता है केवल धरातल, केवल धरातल, और पृथ्वी का मतलब होता है जल एवं स्थल दोनों, जल एवं स्थल दोनों होते हैं। तो यह बात आप ध्यान रखें, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? परवाल भित्ति में, और विश्व में विषुवत सदाबहार वनों में। इसलिए परवाल भित्ति की तुलना विषुवत सदाबहार वनों से की जाती है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि इसमें आप देखोगे तो कितने प्रकार के आपको जीव मिलेंगे, लाखों प्रकार की तो मूंगा नामक जीव की खुद की प्रजाति होती है, मतलब लाखों प्रकार का तो मूंगा नामक जीव खुद होता है। अब आप देखो इसमें बहुत प्रकार की बायोडाइवर्सिटी मिलती है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो आपकी है वो मूंगा नामक जीव की परवाल भित्ति में मिलती है, और इसीलिए इसको समुद्री वर्षावन, महासागरीय वर्षावन या जैविक उद्यान या जैविक उद्यान भी कह देते हैं। आप एक वर्ड और भी लिख लें, समुद्री वर्षावन या जैविक उद्यान भी कहते हैं। और इन वनों को आपको पता होगा क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं इनको। इन वनों का नाम होता है पृथ्वी के फेफड़े। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई कि ये बता दो,
एक बार जो बच्चे लाइव हैं वो अपना कमेंट करके बताएं, जितनी बातें मैंने बता दी वो समझ में आ गई क्या? चले अगली बात पे। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, आ गई समझ में। देखो, आप लोग लेट जो आते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समय पे आप क्लास को अटेंड कर लिया करो। एक जो बच्चे ने पहले लिखा है, ये कविता शर्मा ने, कि सर 20 से 24 डिग्री तापमान चाहिए, गलत बात है भी ये। फिर इसमें ऐप में एक बात ये होती है कि आपको आपके अलावा और मेरे अलावा किसी का कमेंट नहीं दिखेगा, जो पड़ोसी कमेंट करता है वो आपको नहीं दिखता है। तो ये ठीक बात भी है वैसे, क्योंकि केवल आप जो सब बच्चे कमेंट करते हैं वो मेरे को दिखते हैं, आपको एक दूसरे के नहीं दिखेंगे। अच्छा, अब ज्यादातर हम फर्स्ट ग्रेड को छोड़ दें तो सेकंड ग्रेड में रीट में जब ये टॉपिक आता है तो सबसे ज्यादा सवाल इसी बात से आते हैं, परवाल भित्ति के लिए आवश्यक दशाएं। यहां से सवाल खूब बनते हैं। परवाल भित्ति के लिए आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं कह लो, आदर्श कह लो, कि इसको कौन सी कंडीशंस चाहिए तब जाके ये परवाल विकसित होगा, या हर जगह ही विकसित हो जाएगा। तो नंबर 1 इसकी बात ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परवाल भित्ति का विकास मुख्यतः कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा आगे तक भी हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई आपको रीजन मिलेगा, तभी होगा। विकास 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के बीच होता है। अब आपसे यह सवाल कथन कारण वाले क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए तो आपको पहला कथन दिया जाएगा, कथन परवाल भित्ति का विकास 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के बीच होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कारण, क्योंकि परवाल को विकसित होने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो अब उत्तर क्या आएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। एक बात। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए औसत तापमान, औसत तापमान कितना चाहिए। परवाल भित्ति मूंगा नामक जीव जो है वो किस तापमान पे विकसित होगा बताओ। तो इसका एकदम करेक्ट है, 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त। और आपको शायद पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगले टॉपिक में मैं महासागर का तापमान और लवणता पढ़ाऊंगा तब ये बात बता दूंगा। तो आपको एक बात का पता होगा कि विषुवत रेखा पे समुद्र की सतह का औसत तापमान 21 डिग्री होता है। तो विषुवत रेखा के आसपास, ज्यादा दूर तक नहीं, जहां तक टेम्परेचर 20 डिग्री है उससे कम भी नहीं होना चाहिए, और 21 से ज्यादा हो जाएगा तो मैंने बताया ही है, 21 से 22 होते ही तो मूंगा नामक जीव उस खोल से बाहर आ जाएगा और वो अलगी अलग हो जाएगी और मूंगा नामक जीव मर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये राइट बात है। अच्छा, एक बार नहीं 1000 बार ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में ना देके फारेनहाइट में दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका बनेगा 68 डिग्री फारेनहाइट और इसका 70 डिग्री फारेनहाइट। तो कितना तापमान उचित रहता है, 68 डिग्री से 70 डिग्री फारेनहाइट तापमान होना चाहिए। अब इसी बात पे आपसे सवाल पूछ लिया गया, आप लोग तभी मैं कहता हूं सब लाइव जुड़ा करो,
अब कई बच्चों के दिमाग में रहता है सर इस समय हमारे घर का काम रहता है। बेटा ये तो सब चीजें आपके लिए गौण है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर भी मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि हम सुबह के टाइम लाइव क्लास स्टार्ट कर दें। और अभी भी आप देख लो 7 से 9 10 बजे तक हम क्लास शुरू कर सकते हैं, आप सुबह के टाइम आ जाओ। तो जैसे एक सवाल आ गया, ये आपका ये यहां परवाल बीती है, शायद आपको सबको पता होगा ये विश्व की सबसे लंबी परवाल बीती है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर परवाल भित्ति पाई जाती है, जबकि पश्चिमी तट पर नहीं। क्यों? ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप इसका आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करो क्या आंसर होगा। क्योंकि पश्चिमी तट पर लवणता अधिक है, एक ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन आ गया क्योंकि पश्चिमी तट पर तापमान अधिक है। तीसरा ऑप्शन आ गया क्योंकि पश्चिमी तट पर तापमान कम है। और चौथा ऑप्शन आ गया क्योंकि पश्चिमी तट पर चुना पत्थर का अभाव है। भी कैल्शियम कार्बोनेट खाता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट है नहीं पश्चिमी तट पे, तो फिर मूंगा नामक जीव कैसे रहेगा? बताओ क्या आंसर आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये वाला आएगा। ये इसका राइट आंसर है। अब आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया नहीं, कोई भी महाद्वीप होगा, उसका पश्चिमी तट जो होगा ना, पश्चिमी तट हमेशा याद रखना, कोई भी महाद्वीप होगा उसके पश्चिमी तट पे इधर ठंडी जल धारा बहेगी। क्या बहेगी? ठंडी जल धारा। और ठंडी जल धारा बहेगी तो तापमान क्या हो जाएगा? कम। इसलिए किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पे परवाल भित्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि महाद्वीप के पश्चिमी तट पे ठंडी जल धारा बहती है और हमें टेम्परेचर चाहिए 20 से 21 डिग्री। ठंडी जल धारा बहेगी तो तापमान हो जाएगा 15-16 डिग्री, तो वहां परवाल भित्ति विकसित नहीं होगी। हाँ, हम यहां लिख देंगे ये बात, क्योंकि मैं चाहता हूं एक एक बात नोट की जाए। नोट, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी जल धारा बहती है। ये सही बात है भी, ये बिल्कुल राइट बात है। तो ये आपकी एक बात थी। अच्छा, 3 नंबर, परवाल के लिए क्या खास बात चाहिए? परवाल कितनी गहराई तक विकसित होते हैं? तो जिस भी बच्चे ने पीजी किया है उसको सब पता है। परवाल जो होता है वो 38, 30, 40, 50 पैदम से ज्यादा गहराई में उत्पन्न नहीं होते। अब आप मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके
कि परवाल 50 फैदम से ज्यादा गहराई में क्यों उत्पन्न नहीं होते। 1 फैदम बराबर 6 फीट, मतलब मैक्सिमम 300 फीट। इससे ज्यादा परवाल, इससे ज्यादा गहराई में उत्पन्न नहीं होते, क्यों नहीं होते ये आप बताओ, जल्दी से आप बताएंगे। परवाल का विकास अंतः सागरीय चबूतरों पर होता है। हां, ये कह रहा है कि इसका विकास, जैसे ये समुद्र है, यहां तक पानी है, तो कोई इधर एक ऐसा चबूतरा होना चाहिए। ऐसा चबूतरा होगा तो फिर उसके ऊपर यहां परवाल बन जाएगा, फिर उसके ऊपर यहां ऐसे परवाल बन जाएगा। अंतः सागरीय चबूतरों पर होता है। कहां तक होता है परवाल का विकास? बेटा आप लोग कमेंट करके मुझे बताया करो आंसर, मैं लिख के चला जाता हूं, उसके बाद आपका आंसर आता है, फिर उसका मतलब नहीं निकलता। परवाल का विकास 50 फैदम, आपको पता होगा 1 फैदम में 6 फीट होते हैं, तो ये हो गए 300 फीट। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। इसी को आप मीटर में लिखोगे तो 60 से 70 मीटर तक। ये एक एवरेज है, कोई ये मैक्सिमम है 50 फैदम। ज्यादातर ये 30, 32, 35, 38 फैदम की गहराई होती है, मैक्सिमम है। अच्छा, अब आपको आंसर देना था कि इससे ज्यादा गहराई में, इससे ज्यादा गहराई में परवाल उत्पन्न क्यों नहीं होता। मान लो कोई चबूतरा जो है वो 100 फैदम गहरा है, 100 फैदम, तो फिर वहां परवाल विकसित नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा बताओ? बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैं लिख देता हूं, इससे ज्यादा गहराई में, इससे ज्यादा गहराई में परवाल का विकास नहीं होता है। क्योंकि समुद्र में अधिकतम 50 फैदम तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। इससे ज्यादा गहराई में, इससे ज्यादा गहराई में जुन्क मलई, जान गए जुन्क मलई? जुन्क मलई अपना भोजन नहीं बना पाता है। अच्छा, और जुन्क मलई अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो बताओ परवाल कैसे रहेगा? मतलब ही नहीं है, क्योंकि परवाल तो अपना 60% भोजन ही किसके द्वारा करता है? जुन्क मलई के द्वारा करता है। तो बिल्कुल ये तो सही बात है भाई, इससे ज्यादा गहराई में आपका कौन नहीं रहेगा? मूंगा नामक जीव नहीं रहेगा। ठीक है, अगली बात पे चलूं। हमारे 3 पॉइंट हो गए गहराई तक। हमने 30 डिग्री से 30 डिग्री, फिर तापमान बताया 20 से 21, फिर मैंने आपको बताया गहराई, मैक्सिमम गहराई 50 फैदम, इससे कम कम। फिर हम बात करेंगे लवणता की। लवणता, एक बात तो ये याद रखना कि इसको न तो ज्यादा लवणता चाहिए, क्योंकि ज्यादा लवणता होगी तो इसके मुंह जो होता है उसमें नमक भर जाएगा और नमक जम जाएगा और ये मर जाएगा। कम होगी तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट कहां से मिलेगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट इसका भोजन है और वो नहीं मिलेगा तो फिर ये जीवित कैसे रहेगा? ये भी बड़ी समस्या वाली बात हो गई। तो इसको एकदम फिक्स लवणता चाहिए। परवाल के विकास के लिए 27 प्रति हजार से
30 प्रति हजार, 27 से 30 ग्राम प्रति हजार बोलते हैं, अगले टॉपिक में इस पे डिस्कस करेंगे। प्रति हजार लवणता के साथ साथ चूना पत्थर की उपस्थिति जरूरी है। मतलब लवणता 27 से 30 होनी चाहिए, नहीं तो 27 से कम, नहीं 30 से ज्यादा। दूसरी बात, लवणता में चूना पत्थर भी होना चाहिए, क्योंकि नदियां चूना पत्थर ही बहा के लाती हैं वैसे सबसे ज्यादा। नदी लवणता लाने का सबसे प्रमुख स्रोत है। ये कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे को आज बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। नदियां लवणता लाने का प्रमुख स्रोत है। नदी के जल में सबसे ज्यादा 60% कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, और समुद्र में कैल्शियम कार्बोनेट 0.2% होता है। तो इसका क्या रीजन है? समुद्र की लवणता में कैल्शियम कार्बोनेट कम होता है और नदी के पानी में सबसे ज्यादा होता है। तो ये आप बताएंगे क्यों होता है ऐसा। ओके, 5 नंबर, इसके विकास के लिए पानी में मिट्टी या अवसाद की अधिकता नहीं होनी चाहिए। मतलब पानी में बहुत ज्यादा रेत है तो भी वहां नहीं, वही वहां उत्पन्न नहीं होगा, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी इसके मुंह में भर जाती है। मिट्टी इसके मुंह में भर जाती है, यह खास बात है, जिससे यह मर जाता है, जिससे यह मर जाता है। सही बात है भाई। और आप देखेंगे तो 6 नंबर कंडीशन चाहिए इसको, शांत जल। शांत जल, परवाल का विकास शांत जल में होता है। परवाल का विकास शांत जल में होता है। ये आपकी परवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं थी। इतनी बातें आप मेरे को बता दो, समझ में आ गई हो तो। ओके, आगे ही बता रहे हैं बच्चे। हाँ, थैंक यू बेटा। अगली बात पे चलते हैं। परवाल भित्तियों के प्रकार। परवाल भित्तियों के प्रकार यानी ये जो संरचना बनती है, ये आपका समुंदर है, ये समुंदर है और ये स्थल है। तो परवाल भित्तियों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो परवाल भित्ति 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता हो तो। एक परवाल भित्ति ऐसी होती है जब परवाल भित्ति का विकास यहां हो जाता है, तट के पास, तट के पास हो जाता है, तट के पास हो जाता है, तो उसका नाम होता है तटीय परवाल भित्ति। तट के पास हो जाता है तो नाम होता है तटीय परवाल भित्ति। ओके जी। और इसी परवाल भित्ति का विकास आप ऐसे समझें, यहां हो गया इधर और बीच में रह गई जगह, इधर रह गई जगह, इधर पानी भी रह गया, तो ये हो जाएगी अवरोधक,
अवरोधक परवाल भित्ति। इसमें एक खास बात और होती है, इसमें ये परवाल भित्ति तट के समानांतर होनी जरूरी है। जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ये परवाल भित्ति ऐसे बन गई, ऐसे, तो ये आपकी हो जाएगी अवरोधक परवाल भित्ति। और यही यदि इस तट के एकदम यहीं बन जाती तो फिर होती तटीय। अब पानी के बीच में दूर है तो अवरोधक होती है। अवरोधक में जरूरी होती कि वो तट के समानांतर हो। एक प्रकार तो ये होती है जिसका नाम तटीय परवाल भित्ति होता है। 2 नंबर अवरोधक होती है और 3 नंबर ऐसे बन जाती है जैसे ये कोई आइलैंड है, आइलैंड द्वीप, ये आपका द्वीप है और इस द्वीप के चारों ओर ये परवाल भित्ति बन गई। ये किसी ना किसी तरफ से खुली जरूर होती है और इसका आकार अंगूठी के जैसा, घोड़े की नाल के जैसा होता है, इसलिए इसको एटोल कहते हैं। एटोल, वलयाकार परवाल भित्ति। बताओ इसमें कोई जोर वाली बात है क्या? कोई मतलब ही नहीं है। सबसे आसान टॉपिक है, आपको आने वाली 20 मिनट में सारा टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं, तो ज्यादा जोर वाली बात ही नहीं है। ये आपकी एटोल होती है। कई बार ये बंद हो जाता है, ये पूरा भाग ही परवाल से बन जाता है तो उसको परवाल द्वीप भी कह देते हैं, तो उसको परवाल द्वीप भी कह देते हैं। अब सवाल ज्यादा इसमें एग्जाम्पल कहेंगे कि कौन सी परवाल भित्ति कहां है। जैसे आपसे पूछ ले जाएगा नेत्राली परवाल भित्ति कहां है? महाराष्ट्र के तट पे। अंगारिया तटीय परवाल भित्ति कहां है? महाराष्ट्र के तट पे। और राम सेतु परवाल भित्ति कहां है? भारत में मन्नार की खाड़ी में, भारत और श्रीलंका के बीच में। और जैसे बार परवाल भित्ति कहां है? श्रीलंका के तट पे। आपो परवाल भित्ति कहां है? फिलीपींस के तट पे। तो ऐसे बताना है बस आपको। अच्छा, एक ये तो मैंने बता दी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पे जो पाई जाती है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, इसके अलावा आप और कौन सी परवाल भित्ति को जानते हो? बताओ। इसके अलावा आप और कौन सी अवरोधक परवाल भित्ति को जानते हो? उसका नाम कमेंट में लिखो, तब तक मैं आपको बता देता हूं। परवाल भित्ति के प्रकार, हमने टाइटल डाल दिया था कि परवाल भित्ति के प्रकार। हाँ, परवाल भित्ति के प्रकार। नंबर 1, तटीय परवाल भित्ति। देखो, जब हम ऐप में पढ़ा रहे होते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इतना लिखें कि बच्चा साथ साथ लिख सके, नोट्स बना सके, उन चीजों को समझ सके। इसको फ्रिंगिंग रीफ कहते हैं, FRINGING, फ्रिंगिंग रीफ। इसका नाम होता है फ्रिंगिंग रीफ। अब आप समझ गए, तट के पास होती तटीय परवाल भित्ति। और क्या है? इन परवाल भित्तियों का विकास तट के पास होता है। इन परवाल भित्तियों का विकास तट के पास होता है। हां, इनका स्थल की ओर ढाल मंद, कोई भी रहेगा, ढाल स्थल की ओर मंद रहेगा, क्योंकि समुद्र की तरंग आएंगी, वो उधर समुद्र की तरफ टकराएंगी तो ढाल खड़ा बना देंगी। तथा समुद्र की तरफ ढाल खड़ा होता है। समुद्र की तरफ ढाल खड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है भैया। हाँ, यह भी एक खास बात होती है कि जैसे आप लोग इतना देखें
थोड़ा बहुत पानी इधर आ ही जाता है, थोड़ा बहुत इसके बीच में पानी भर जाता है, जैसे इधर भरा है ना ऐसे। ये जब भी ऐसे पानी भरेगा तो उसका नाम होगा लैगून झील। आप लोग जानते हो लैगून झील का मतलब होता है समुद्र का पानी जब स्थल पे आके भर जाता है तो हम उसको लैगून झील कहते हैं। जब परवाल भित्ति व तट के बीच जल भर जाता है तो उसे लैगून झील कहते हैं, तो उसे लैगून झील कहते हैं। ये बात भी सही है भाई, ओके। विश्व में कहां ज्यादा पाई जाती है, तो विश्व में फ्लोरिडा तट। अच्छा, अब कौन बच्चा ऐसा है जिसको फ्लोरिडा तट का नहीं पता? पता रहना चाहिए। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी, और ये वाला भाग जो है इसका नाम है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इसका नाम है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। तो मैंने अभी फ्लोरिडा तट बोला है, तो ये कहां हो गया फ्लोरिडा तट? उत्तरी अटलांटिक में। हाँ, तो तटीय परवाल भित्ति आपकी कहां मिलेगी? फ्लोरिडा तट, इंडोनेशिया के तट। अच्छा, इंडोनेशिया कहां है? भारत, आगे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, तो वो कौन सा महासागर आ जाएगा? प्रशांत, उत्तरी प्रशांत। वैसे एकदम विषुवत रेखा होता है, लेकिन ज्यादातर उत्तरी प्रशांत में रहता है, उत्तरी प्रशांत। और वह भारत में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में राम सेतु, तटीय परवाल भित्ति के, तटीय परवाल भित्ति के उदाहरण है। मतलब यहां ज्यादा मिलते उदाहरण है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तटीय परवाल भित्ति पाई जाती है, पाई जाती, क्योंकि हमने क्या किया था कि कहां पाई जाती है, ऐसा हमने एग्जाम्पल लिखा था। अब मैं आपको नाम बता देता हूं कौन कौन सी तटीय परवाल भित्ति कहां पाई जाती है। एक है अंगारिया, ये भारत के तट पे है, तो सवाल तो बनेगा ही। अंगारिया तटीय परवाल भित्ति कहां पाई जाएगी? ये महाराष्ट्र तट पर पाई जाती है। भी हमारी बुकों में कम लिखा होता है, लेकिन पेपर में आ जाते हैं, ऐसे नेट वेट में इनमें आ जाते हैं। नेत्राली, एक नेत्राली तटीय परवाल भित्ति, ये भी कहां है? महाराष्ट्र तट पर है, ठीक है जी। एक आपकी बार, बार, बार तटीय परवाल भित्ति श्रीलंका तट पर है, श्रीलंका तट पर है। और एक आपको आपो, मैंने अभी बताई थी आपो, आपो तटीय परवाल भित्ति, ये आपकी फिलीपींस तट पर है, फिलीपींस। आप थोड़ा बहुत अपनी एटलस में इनको बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपकी तटीय परवाल भित्तियों के एग्जाम्पल थे। अब हम बात करेंगे अवरोधक की। अवरोधक नंबर 2, अवरोधक इंग्लिश में क्या कहेंगे? बैरियर, बैरियर रीफ। अवरोधक परवाल भित्ति, इसका मतलब होता है आपके ज्वार भाटा को रोक दे,
ज्वार भाटा को रोक दे और किसको रोक दे? नाव को आपके ये वाली, जैसे इसका होता है, ये जहां बीच में खाली जगह रह जाती है इसका नाम होता है बोट चैनल। बोट चैनल कह देते हैं इसको। और वैसे ज्वारीय मार्ग भी कह देते हैं। ज्वार का पानी भी तो आएगा, तो ज्वारीय मार्ग भी कह देते हैं इनको। बोट या ज्वार का पानी आ सकता है तो बोट चैनल या ज्वारीय मार्ग कहते हैं। अवरोधक परवाल भित्ति, बड़े ध्यान से सुने, इतनी बातें क्लियर हैं, ज्यादा छोटी सी बात के लिए मुझे नहीं लगता फालतू की बातें बतानी चाहिए। पहली बात, सागर तट से कुछ दूर परंतु सागर तट के समानांतर पाई जाती है। समानांतर पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तट के समानांतर ही होगी। तटीय परवाल भित्ति में कोई जरूरी नहीं है, अवरोधक में जरूरी है। अच्छा, तट से दूरी कितनी होगी? मतलब ये इस तट से कितनी दूर तक बनेगी तब उसको अवरोधक कहोगे? तो सामान्यतः 100 मीटर से 5 किलोमीटर। अब मान लो 50 किलोमीटर दूर बन गई, फिर अवरोधक कहां हुआ? ज्वार भाटा का पानी भी आ जाएगा, नाव भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं रुकेगा, तो फिर वो अवरोधक नहीं रहेगी। यह बीच बीच से कटी होती है, बीच बीच से कटी होती है, उन्हें ज्वारीय मार्ग कहते हैं। ज्वारीय मार्ग कहते हैं। तो लैगून झील तो इसमें भी बनेगी। इस परवाल भित्ति, इसमें तो 100% ही बनेगी। इस परवाल भित्ति व तट के बीच लैगून झील पाई जाती है। यहां पानी तो भरेगा ही, और यहां पानी भरेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? लैगून झील कहेंगे। और क्या कहेंगे? लैगून झील का मतलब ही होता है समुद्र का पानी आपके स्थल के किनारे पे भर जाए, लैगून झील होता है। हाँ, अभी तक आपका कमेंट नहीं आया। मैंने एग्जाम्पल पूछा था आपसे कि एग्जाम्पल बताओ। एक एग्जाम्पल तो इसका है ग्रेट बेरियल रीफ। कहां है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर कोरल सागर में, उस सागर का नाम भी कोरल सागर है। कोरल मतलब परवाल। कोरल सागर में स्थित यह 1920 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति है। जो विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति है। हाँ, वैसे आप और बात देखना चाहो तो ये 9 डिग्री साउथ से और आपकी 22 डिग्री साउथ के बीच है। ये तो वैसे ही कोई बस डाटा था, मैंने लिख दिया, आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड थोड़ी तेज है। भाई ज्यादा बाकी दिनों में बच्चे कहते रहते हैं कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाते हो आप। अच्छा, मैंने बार बार ये बताया कि एक और एग्जाम्पल बताओ, रे आपने नहीं बताया। एक होता है वेलीज अवरोधक परवाल भित्ति।
वेलीज अवरोधक परवाल भित्ति। चलो ये बता दो कहां है। अब नाम तो मैंने बता दिया, मैक्सिको के दक्षिण में, कैरेबियन सागर में स्थित, कैरेबियन सागर में स्थित। जो भी बच्चा अभी इस क्लास को अटेंड करना शुरू कर रहा है वो पहले पीछे के वीडियो देख लें ताकि उसको पता चल जाए कैरेबियन सागर है कहां। अच्छा, अब आपको पता ही है ये तो कहां है। ये आपकी दक्षिणी अमेरिका, और यहां ये वेस्ट इंडीज, और ये वाला है कैरेबियन सागर। यहां पे आपकी ये परवाल भित्ति है, यहां इसके तट के ऊपर, ये कैरेबियन सागर में है। कैरेबियन सागर किसका भाग है? उत्तरी अटलांटिक का, उत्तरी अटलांटिक का। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था, ये क्या है? फ्लोरिडा प्रायद्वीप, इसके ऊपर तटीय परवाल भित्ति पाई जाती है। कैरेबियन सागर में आपकी कौन सी पाई जाती है? अवरोधक परवाल भित्ति। 3 नंबर का नाम होता है एटोल। इसको वैसे इंग्लिश में एटोल बोलते हैं, तो ये ज्यादातर एटोल ही आता है, एटोल। वैसे इसको वलयाकार परवाल भित्ति भी कह देते हैं। हाँ, अंत्य सागरीय चबूतरों पर अंगूठी, अंगूठी, घोड़े की नाल, अंगूठी, घोड़े की नाल, और बताओ तो आप, जैसे अंगूठी को मुद्रिका भी कह देते हैं, मुद्रिका, गोलाकार परवाल भित्ति। अभी मैंने आपको चित्र बना के ये बात समझा दी थी। जैसे ये आपका एक आइलैंड है और इसके चारों ओर ये आपकी एक परवाल भित्ति बन गई, इसका नाम होगा एटोल। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा एटोल। बताओ कहां समस्या है? यह गोलाकार होती है परंतु इसका एक मुंह हमेशा खुला रहता है। इसका एक मुंह जो होता है वो हमेशा खुला रहता है। हाँ, फिर पानी तो भरेगा ही। अरे सर, पानी तो भरेगा, हम तो भूल ही गए थे पानी को। चलो भर देते हैं। ये पानी भर गया, और ये पानी भरते ही ये क्या बन गई? लैगून झील। तो ये बात भी लिख देते हैं। इसके मध्य में लैगून झील पाई जाती है। इसके मध्य में क्या पाई जाती है? लैगून झील। एकदम राइट बात है ये भी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल। बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। पहले लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट की पावर 10,000। सबसे ज्यादा बार सवाल यही पूछा गया है। अच्छा, आप बताओगे या मैं नाम बताऊं? आप बताओगे। एक है किरीती माटी, किरीती माटी, एटोल। बताओ कहां है किरीती माटी एटोल? किरीती माटी एटोल कहां है? शाबाश, एक बच्चे ने राइट आंसर बताया, उत्तरी
प्रशांत महासागर में बिल्कुल आपके जो ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, उससे आप ऊपर जाओगे तो एक द्वीप होता है क्रीती माटी। आप अपनी एटलस में देख सकते हो, इसमें किरीबाती, किरीबाती लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ किरीबाती, किरीबाती, सोलोमन, तुवालू, ये सब आ जाते हैं इसमें। ये विश्वत रेखा इसके जस्ट थोड़ा ऊपर है, विश्वत रेखा के ऊपर है तो उत्तरी प्रशांत आ गया। आप अपने इसमें देख सकते हो, ये देखो ये लिखा हुआ किरीबाती, लेकिन इसका नाम है किरीती माटी। हाँ, एक खास बात और है इसकी, वो क्या है वो भी देख लो आप। यह विश्व का सबसे बड़ा एटोल द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा एटोल द्वीप है। द्वीप तो बन ही जाएगा। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, ऐसे टाइटल डाल देते हैं, उत्तरी प्रशांत में स्थित एटोल, सबसे ज्यादा एटोल, सबसे ज्यादा परवाल भित्ति, दोनों ही चीज प्रशांत महासागर में है। और इसलिए मैंने आपको नाम लिखा है। एक अभी जो बता रहे थे सारे यही हैं, कैरोलीन, ये सब द्वीपों के नाम हैं। आप अपनी एटलस उठा के देखो, कैरोलीन, ये आपको यहां दिख रहा है कैरोलीन। इसके बाद आप देखोगे तो यहां आपको एक और मिलेगा, कवाजालीन एटोल, कैवाजालीन एटोल। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, सवाल पूछा जाएगा कवाजालीन एटोल कहां है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, केवल इतना पता होना चाहिए। बिकनी एटोल कहां है, बिकनी एटोल उत्तरी प्रशांत महासागर में, सब उत्तरी प्रशांत के लिख रहा हूं मैं। एक एनीवीटोक, एनीवीटोक एटोल, एटोल कोई बात नहीं, एटोल ऐसे लिख दिया मैंने, मात्रा लगा दी। हाँ, ये भी आपका यही है। अच्छा, दक्षिणी प्रशांत की ओर लिखा दो सर, लो भी, दक्षिणी प्रशांत के एटोल, इसमें भी एक तो मैं वैसे भी लिखाता ही, आप नहीं बोलते तो भी। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा है, फुराफूटी, वे फूनाफूटी, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। फूरा फूटी वे फूना फूटी, कहां है ये कहां है, तुवालू द्वीप के पास, तुवालू द्वीप है दक्षिणी प्रशांत में। सर कहां है बेटा, मैं यही तो कह रहा हूं, अपनी एटलस निकालो। और देखो ये रहा, ये रहा तुवालू, तुवालू दिख रहा है क्या आपको, अपनी एटलस निकाल लो ना, ओसेनिया का मैप देखो आप, तुवालू वहां मिलेगा, उसके पास है। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर हिंद महासागर में भी है क्या? बिल्कुल बेटा, ये तो मैंने पहले ही बताया, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप
व मालदीव हिंद महासागर के एटोल द्वीप हैं। एटोल द्वीप में पीछे की वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये बात भी सही है। वैसे तो आपको पता चल गया, अब सब जगह प्रशांत आ रहा है। विश्व में सर्वाधिक परवाल भित्ति उत्तरी प्रशांत, उत्तरी की कहां जरूरत है, इतना पेपर में आएगा ही नहीं। प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। कौन से महासागर में पाई जाती है यही आना है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। बहुत आसान टॉपिक था। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? आ गया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे परवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। परवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। यहां हमारे पास दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक सिद्धांत में तो अवतलन को आधार माना जाता है। अच्छा, एक बात आपके और भी दिमाग में आई होगी, सर यहां सिद्धांत की जरूरत कहां पड़ गई, परवाल विकसित होता है, बस बात खत्म। बेटा, हमने कहा परवाल भित्ति 50 पैदम से ज्यादा गहराई में मूंगा नामक जीव नहीं रह सकता, जबकि परवाल भित्ति तो 100 फैदम तक भी मिलती है, 150 फैदम तक भी मिलती है। तो इतनी गहराई में परवाल विकसित तो हो नहीं सकती, तो पाई कैसे जाती है? उसको समझाने के लिए सिद्धांत दिए गए। भाई परवाल सामान्यतः 30 से 40 फैदम की गहराई में उत्पन्न होता है, विकसित होता है, जबकि परवाल भित्ति 100 फैदम की गहराई तक पाई जाती है। ऐसा क्यों? इसको सिद्ध करने के लिए विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, और वो विचार दो आधारों पे विभाजित हो गए। एक आपका हो गया अवतलन सिद्धांत। ये क्या कहेगा, पहले इसकी बात बता देता हूं। ये कहेगा कि जिस चबूतरे पर परवाल का विकास होता है, जिस चबूतरे पर परवाल का विकास होता है, वो पहले तो 30 फैदम ही गहरा होता है। ये कहता है कि वो पहले तो 30 फैदम ही गहरा होता है, फिर वो क्या हो जाता है, अवतलित हो जाता है। अवतलित मतलब वो नीचे धंस जाता है, नीचे, और फिर ये आपका परवाल गहराई तक चला जाता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है डार्विन। इसलिए डार्विन का अवतलन सिद्धांत कहा जाता है। डार्विन और डाना भी इसके समर्थक रहे, इसलिए डार्विन व डाना का अवतलन सिद्धांत हम कहते हैं। डार्विन और डाना कह रहे हैं कि जिस चबूतरे पे परवाल विकसित होता है वो स्थिर नहीं है, जैसे उसके ऊपर परवाल का विकास होता है वो लगातार नीचे धंसता जाता है। और तटीय परवाल भित्ति, अवरोधक परवाल भित्ति और एटोल, ये परवाल के विकास की अवस्था है। तटीय परवाल भित्ति ही अवरोधक बनती है और अवरोधक ही एटोल बनती है। फिर डार्विन की आलोचना की गई कि यदि ऐसा होता तो फिर एक ही तट पर तटीय और अवरोधक और एटोल तीनों प्रकार की परवाल भित्ति नहीं पाई जा सकती थी, जबकि विश्व में ऐसा है। ओके, तो ये डार्विन और डाना के विचार थे।
2 नंबर पे था स्थिर स्थल सिद्धांत। ये लोग कहते हैं कि भी कोई जहां पे परवाल का विकास होता है उस जगह में कोई अवतलन नहीं होता है। ठीक है, और इससे संबंधित जो विद्वान थे वो 3 थे। एक तो आपका था मर्रे। मर्रे मर्रे से आप अंदाजा लगा लेना कि मरा हुआ स्थिर होता है, इसका मतलब यहां से स्थिर स्थल सिद्धांत आ गया। एक डेली डेली और एक आगासीज। आगासीज, ये आपके 3 विद्वान थे जिन्होंने कहा कि जहां परवाल का विकास होता है वो स्थल जो है वो आपके स्थिर हैं, उनमें कोई अवतलन नहीं होता है। अब एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए लिख देता हूं, बस इतनी काम की बात है। अवतलन सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। डार्विन ने कब दिया? 1837 में। दूसरा, आपके दूसरा सिद्धांत आएगा स्थिर स्थल सिद्धांत। स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर, अब की बार कोई अवतलन नहीं होगा तो स्थिर मरने के बाद स्थिर हो जाता है। 1880, ये 1880 में दिया। ओके, फिर आपका हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, अभी इन्होंने क्या बताया ये बताऊंगा। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये बताया डेली ने। डेली कहता है कि प्लीस्टोसीन युग में हिम युग आया, और हिम युग आया तब समुद्र तल नीचे चला गया। यह बात भी आपको बतानी है, जबकि पानी से बर्फ बनेगा तो बर्फ का आयतन बढ़ेगा, लेकिन जब पृथ्वी पर हिम युग आता है तो समुद्र तल 30 से 38 फैदम नीचे चला जाता है। तो ये डेली साहब कह रहे हैं कि जब हिम युग आया तो समुद्र का तल जो था वो यहां से 30 फैदम नीचे चला गया, और जैसे 30 फैदम नीचे गया तो मान लो ये चबूतरा ऊंचा था तो ये तो कट गया, ये तो कट गया है ना, ये तो कट गया, और ये जैसे नीचा था तो इसके ऊपर हो गया जमाव, जो भी ऊंचा था वो कट गया, और सब चबूतरे कट कट के इस 30 फैदम की लेवल में आ गए। और जैसे ही हिमयुग समाप्त हुआ समुद्र का पानी बर्फ से पानी में बदला, परवाल का विकास हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? डेली। याद रखना, डेली साहब कह रहे हैं, मेरे विचार नहीं है ये। हाँ, फिर एक डेविस का सिद्धांत। डेविस ने कोई ज्यादा सिद्धांत विधांत दिया नहीं, एक बुक लिखी थी वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, और आगासीज के विचार, ये आपके 5 व्यक्ति थे जिन्होंने विचार दिए, 3 काम के हैं। अवतलन डार्विन अवतलन, स्थिर मर्रे हिमानी डेली, डेली हिमानी बर्फ वाला डेली ने, मर्रे मर गया स्थिर, और अवतलन वाला डार्विन ने। 3 बातें आपको याद रखनी, आपके इसके आगे सवाल आना ही नहीं है एग्जाम में। मैं तो अभी थोड़ा और बताऊंगा आपको। चलो अवतलन सिद्धांत की बात कर लें। अवतलन सिद्धांत, अच्छा, अवतलन सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। डार्विन ने क्या बताया? जो मैंने बता दी वही बात लिखूंगा। डार्विन ने बताया कि जिन अंतः सागरीय चबूतरों पर
परवाल का विकास होता है, परवाल का विकास होता है, उनमें निरंतर धसाव होता है, उनमें निरंतर धसाव होता है। क्योंकि जितनी गहराई में परवाल भित्ति पाई जाती है, परवाल भित्ति पाई जाती है, उतनी गहराई में परवाल का विकास नहीं हो सकता है, उतनी गहराई में परवाल का विकास नहीं हो सकता है। एक बात और भी आपको बताना चाहिए, डार्विन ने बताया कि, क्या बताया डार्विन ने, बताओ आप? तटीय परवाल भित्ति, अवरोधक परवाल भित्ति व एटोल परवाल भित्ति विकास की अवस्थाएं हैं। मतलब ये लगातार बनती है। हाँ, एक बात और याद रखना, डाना महोदय ने डार्विन का समर्थन किया। अतः इस सिद्धांत को डार्विन व डाना का सिद्धांत कहते हैं। सर ये तो समझ में पहले ही आ गया था, तो बेटा आना ही था, इसमें कोई बात थी नहीं। बताओ, मैं मेरे घर से कहां से लाऊंगा? जो बातें बताई वही तो बताऊंगा ना। अच्छा, कब दिया? 1837 में, और 1842 में संशोधन किया। बस इतनी बात थी। दूसरे पे आ जाओ। स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत किसने दिया? मर्रे। स्थिर स्थल सिद्धांत मर्रे। मर्रे, हाँ, कब दिया? 1880 में। अगली बात, हाँ, मर्रे ने बताया कि सागर व स्थल दोनों स्थिर हैं। हाँ, इसने कहा न तो कोई सागर में कोई अवतलन हो रहा है, न स्थल में कोई अवतलन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप तो चिंता ही मत करो, दोनों चीजें स्थिर हैं। परवाल 30 फैदम की गहराई तक विकसित होते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? फिर अतः जो अंतः सागरीय चबूतरे
30 फैदम से ज्यादा गहरे थे, उन पर जमाव हुआ तथा 30 फैदम से कम गहरे चबूतरों का अपर्दन हुआ। अब अपनी बात बता रहा है, अपने आप सोच सोच के। अब ये तो मर्रे जाने, अपर्दन हुआ। जैसे ही 30 फैदम की गहराई प्राप्त हुई, परवाल का विकास हुआ। अच्छा भाई, ओके, समझ गए साहब। क्या कह रहे हैं मर्रे साहब, बात समझ में आई क्या? मर्रे साहब कह रहे हैं कि जैसे ये समुद्र है, ये है इसका एक भाग, एक चबूतरा तो है ये, और ये आपकी 30 फैदम की गहराई है, 30 फैदम एक चबूतरा है ये कह रहा है, देखो सुनो क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है ये तो गया कट, ये तो कट गया, और इसके ऊपर हो गया जमाव, और दोनों 30 फैदम गहरे हुए, और जैसे गहरे हुए क्या हो गया, जैसे गहरे हुए कह रहा है कि यहां पर वाल का विकास हो गया। अच्छा, दोनों काम कैसे हो सकते हैं? उसी गहराई पे एक चबूतरा तो अपर्दित हो रहा है और दूसरे पे जमा हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मर्रे साहब आपने गलत बता दिया, ये इन्होंने गलत बता दिया। इसी को लेके इनकी आलोचना भी हुई। क्या आलोचना हुई कि आप दोनों चीजें कैसे बता सकते हो? एक ही स्थान पे आप एक तरफ तो कह रहे हो कि, एक तरफ तो आप क्या कह रहे हो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अपर्दन हुआ, एक तरफ आप कह रहे हो कि निक्षेपण हुआ। दोनों चीजें कैसे हो सकती? दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर इनकी आलोचना भी हुई। तीसरा हमारा सिद्धांत कौन सा था, उस पर आ जाओ आप। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये हिमानी वाला किसने दिया था? डार्विन, मर्रे, डेली। ये दिया डेली ने। कब दिया? 1915 में। डेली ने 1915 में दिया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि समुद्र में अनेक प्रकार के चबूतरे थे, ये वाले, ये चबूतरे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? डेली महोदय, तो डेली महोदय कह रहे हैं कि जैसे हिम युग आया, पहले समुद्र का लेवल यहां था, जैसे हिम युग आया, हिम युग आया, समुद्र का तल 33 से 38 फैदम गहरा हो गया। ये बात तो आप कल तक आप मुझे बताओगे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि जब हिमयुग आया तब समुद्र का तल नीचे कैसे हुआ। जबकि बर्फ जमती है तो पानी तो ऊपर उठता है। ओके, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जैसे आपका क्या आया, हिमयुग आया, समुद्र का तल 30 से 38 फैदम गहरा हुआ और सबको इस ईमानी ने काट दिया। काट दिया ना, ये काट दिया, देखो काट दिया क्या, बिल्कुल कट गए। और अब ये कह रहा है कि जैसे हिमयुग समाप्त हुआ तो पानी तो ऊपर उठना था, और जैसे पानी ऊपर उठा यहां क्या हो गया? परवाल का विकास, परवाल का विकास हो गया। सीधी दो बात लिख देता हूं। हिम युग के समय सागर तल कितना नीचे बैठा? 33 से 38 फैद, 33 से
38 फैदम नीचा हुआ, जिससे समुद्र में हिमानी अपर्दन द्वारा 33 से 38 फैदम गहरे चबूतरों का निर्माण हुआ। जैसे हिमयुग समाप्त हुआ, बचे हुए परवालों ने इन अंतःसागरीय चबूतरों पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। और परवाल का विकास हो गया। बताओ, ओके, अगली बात पे चले। अगला हम आगे डेविस की संकल्पना। डेविस ने क्या संकल्पना दी वो बताइए। 1914 से 1918 के बीच डेविस ने डार्विन के सिद्धांत को आधार माना। डार्विन के सिद्धांत को आधार मानकर क्या कर दिया? परवाल की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन किया तथा एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था वो बताओ आप। उस पुस्तक का नाम था द कोरल रीफ प्रॉब्लम। द कोरल रीफ प्रॉब्लम, ये इन्होंने पुस्तक लिखी। इसमें काम की बात केवल ये है, बस ये काम की बात है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपको केवल ये बताना है द कोरल रीफ प्रॉब्लम पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी भी? डेविस ने लिखी। आगासीज ने कुछ ज्यादा किया नहीं था। एक लास्ट बात हमारी और बाकी रहेगी, उस पर हम और चर्चा करेंगे। बस 5 मिनट का और बाकी है, तो ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परवाल विरंजन, सबसे पहली बात, परवाल विरंजन क्या है? सीधा सीधा बता दूं, ज्यादा लिखने की जरूरत कहां है। परवाल का मरना। परवाल क्यों मरता है? परवाल क्यों मरता है बताओ भी। ओके, हम बात कर रहे थे परवाल का मरना। हाँ, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, शैवाल का रंग सफेद हो जाने के कारण
परवाल क्या नहीं कर पाता? प्रकाश संश्लेषण नहीं करवा परवाल प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, अतः मर जाता है। मतलब वो अलगी जो है वो अपना भोजन नहीं बना पाती, उसका रंग सफेद हो जाता है, और जैसे उसका रंग सफेद हो जाता है तो आप ये समझ जाओ कि वो परवाल मर जाता है। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन और बनता है, परवाल विरंजन का कारण। सबसे प्रमुख कारण एक ही है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब तापमान बढ़ना। मैंने बेटा सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करते ही ये बात बताई थी कि जैसे तापमान बढ़ेगा परवाल जो है वो अपने खोल से बाहर आ जाएगा और भूखा मर जाएगा। सर्वप्रथम 1919 में परवाल विरंजन का अध्ययन किसने किया था बताओ? अल्फ्रेड मेयर ने किया था। अल्फ्रेड मेयर ने किया। ठीक है जी, क्या बताया उसने ये बताओ? उन्होंने बताया कि तापवर्धी व प्रदूषण के कारण परवाल मर रहे हैं, ये बताया था इन्होंने। अच्छा, सबसे ज्यादा परवाल कब मरे? 1997-98 में। आपको पता है सबसे ज्यादा तापमान बढ़ा था इस समय, और एल नीनो भी प्रभावी थी। तापवर्धी व एल नीनो। अच्छा, एल नीनो का मतलब भी तो क्या होता है? दक्षिणी प्रशांत के तापमान में वृद्धि, यही तो होता है। एल नीनो के कारण बड़ी मात्रा में परवाल नष्ट हुए। कोई विशेष क्वेश्चन है नहीं यहां। अच्छा, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रसिद्ध समुद्र वैज्ञानिक विल्किंसन ने परवाल विरंजन को 4 वर्गों में बांटा। इसमें से एक क्वेश्चन आता है बेटा, 1-2 मिनट सुनोगे आप सब समझ जाएगा। 4 वर्गों में बांटा। मुझे भी पता है क्लास लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आप लोग 1.5 घंटे तक ही पढ़ पाते हो, उसके बाद नहीं पढ़ पाते हो। पहला होता है अत्यधिक या प्रचंड परवाल विरंजन। इसमें कितने मरेंगे यही काम की बात है। 70% से अधिक परवाल की मृत्यु। 70% से ज्यादा मर जाएंगे तब उसको हम कहेंगे अत्यधिक परवाल विरंजन। याद रखना इस बात को।
ठीक है। ओके, इन्हें एक और नाम से भी पुकारते हैं, क्या कहते हैं वो बताओ? इन्हें कैस्टाट्रोफिक, कभी कभी आ जाए मान लो कैस्टा ट्राफिक, कैस्टा ट्राफिक, वीरंजन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा कब हुआ था? तो ये भी 1997-98 में, अभी अभी मैंने बताया था एल नीनो और तापमान वृद्धि के कारण हो गया था। श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर और एक आपका तंजानिया, हाँ तंजानिया, और एक आपका अंडमान एंड निकोबार के तट पर 95% परवाल मर गए। अच्छा, ऐसे कैसे हुआ? तापमान बढ़ गया, अभी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव था। सबसे गर्म वर्ष रहे 1997-98, 95% परवाल मर गए थे। बस आपको इतने याद रखना है, प्रचंड परवाल विरंजन में कितने परवाल मरते हैं, कौन सी साल सबसे ज्यादा परवाल विरंजन हुआ, तो ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूं। ओके, अब आप आ जाओ प्रचंड परवाल विरंजन। प्रचंड परवाल विरंजन में कितने परवाल मरेंगे? 50 से 70%। 50 से 70% परवाल मर जाते हैं, ठीक है जी। बस इतनी तो काम की बात है। तो प्रचंड में कितने मरते हैं? सामान्य विरंजन, या तो सबसे ज्यादा वाला आएगा या ये आएगा सामान्य विरंजन। भाई सामान्य विरंजन किसे कहते हैं? तो 20 से 50% परवाल मर जाते हैं। एक बात आपको और पता होनी चाहिए, इससे प्राकृतिक विरंजन कहते हैं। इतने तो बूढ़े होके भी मरेंगे और इतने को इनकी शीघ्र पूर्ति हो जाती है, मतलब इससे कोई ज्यादा नुकसान होता नहीं है। तो ये भी आपके लिए एक काम का सवाल बनता है कि प्राकृतिक विरंजन में कितने परवाल मरते हैं? 20 से 50%। और नगण्य विरंजन 20% से कम, नगण्य में 20 से कम होता है। ओके, अब आपको दो बात और बताऊंगा। भारत में सेन, SANE नाम सुना है क्या? सेन, इसका मुख्यालय कहां है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां है? अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इसको बोलते क्या है? सोसाइटी फॉर अंडमान एंड निकोबार इकोलॉजी। भारत में सेन, सोसाइटी फॉर अंडमान निकोबार इकोलॉजी, तथा नियो कहां है? पणजी। नियो पणजी। नियो का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी संयुक्त रूप से
भारत में परवाल विरंजन का अध्ययन करते हैं। सवाल आ जाए भारत में परवाल विरंजन का अध्ययन कौन करता है, तो सेन और नियो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, सोसाइटी फॉर अंडमान निकोबार इकोलॉजी, ये दोनों करते हैं। और एक लास्ट बात और बताऊंगा बस, उसका नाम है फ्रोश। क्या होता है फ्रोश, आप बता दो। छिछली लैगूनों वाले लघु एटोलों की श्रृंखला, एटोल समझ गए ना, एटोलों की श्रृंखला फ्रोस कहलाती है। बस ये आपका एक टॉपिक मैंने आज ही शुरू किया था और आज ही कंप्लीट कर दिया, जिसका नाम था परवाल भित्ति। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल है नहीं। कल हम बात करेंगे लवणता और तापमान की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।